आज हम लोग हिंदी के दूसरे पार्ट में आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने स्वरों को पढ़ लिया था। आज बारी है व्यंजन की। साथ ही साथ व्यंजन और स्वर इन दोनों में जो अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष जिनसे बहुत मात्रा में प्रश्न बनते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम इसी वीडियो में आसानी से पढ़ लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ से पूरी वर्णमाला आज हम पढ़कर ख़त्म कर देने वाले हैं। और इन दो वीडियो को देखने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अगर बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, जो आपको फंसा सके। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आप ऐसा हिंदी का ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको फंसा सके। दो वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी सिलेबस का, आप इतना पढ़ के बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं। आइए पहले वर्णमाला को देख लेते हैं। देखिए, ये वर्णमाला है, ठीक है। हम स्वरों को कल पढ़ लिए थे और ये वाले ऊपर वाले चीज़ें क्या थी? स्वर थी, ठीक है। खास तौर पे इन दोनों को हटा दिया जाए अगर तो ये सब 11 स्वर है। 2, 4, 6, ये देखिए यहाँ पे री छोड़ दिया गया है। 7, 2, 9, 2, 11, ठीक है। और ये दोनों क्या थे? अयोग वाह थे। आज बारी है व्यंजन पढ़ने की। व्यंजनों को देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। पहले यहाँ पे आप डायरेक्टली देख लीजिए, फिर इनके उच्चारण स्थान और कौन से व्यंजन क्या कहलाते हैं इनको मैं अभी समझा दूंगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए ये 5 नज़र आ रहा है ना, क ख ग घ ङ ये 5 जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं क वर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि क से ये जो वर्ग है स्टार्ट हुआ है। दूसरा वर्ग ये है च छ ज झ या वाला, इसे हम कहते हैं च वर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्ग है ये च से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2 वर्ग हो गए यहाँ पे। आगे क्या है देखिए, आगे है ट ठ ड ढ ड़ वाला, तो ये भी क्या है? ये ट वर्ग कहलाता है। 3 वर्ग हो गया। चौथा है त थ द ध न, ये चौथा वर्ग हो गया और इस वर्ग को क्या कहेंगे? त वर्ग। आगे है प फ ब भ म, ठीक है, ये क्या है? प वर्ग है। ये क्या है? ये प वर्ग है और ये 5वां वर्ग हो गया। तो एक वर्ग में टोटल, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगर बात करें, चलिए, कि अगर एक वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। तो 5 वर्ग हमने देखा तो कितने वर्ण हो जाएंगे? 25। मतलब वर्ग के हिसाब से वर्ण कितने हैं इस समय? 25। आगे भी कुछ है, उन्हें देखते हैं। चलिए ये देखिए, आगे देखिए य र ल व, इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। तो 25 वो थे और 4 ये हो गए। आगे क्या है देखिए, स स स स ह, ये 3 स हो गया और एक ह हो गया, तो 25 4 29 4 33 हो गए। और लास्ट में नजर आ रहे हैं 3 और छ त्र ज्ञ और कहीं कहीं श्र देता है, तो 4 और हो जाएंगे। वो 4 क्या हो जाएंगे? ये होंगे संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो कॉमनली इतनी सी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट इनको आसानी से पढ़ने का तरीका, और डिटेल में अब पढ़ के चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। पहले तो देखिए व्यंजन की परिभाषा को मैं आपको समझाता हूँ कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। स्वर की परिभाषा क्या थी, मैंने तो आसानी से समझाया था। कोई ऐसा आदमी जो अपना काम अपने बलबूते पे कर लेगा वो स्वर होगा, और कोई ऐसा आदमी जिसको अपना काम करने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी वो व्यंजन कहलाएंगे। वही सेम फंडा यहाँ भी है व्यंजन में, कि जिनका उच्चारण अबाध गति से न किया जाता हो उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। मतलब ये है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमने कहा क, तो क में आप देखेंगे कि अ जरूर आ रहा है, ये क आधा है और अ इसमें जोड़ देंगे तो टोटल क बनेगा। क का उच्चारण करने के लिए क्या है? हमें अ की आवश्यकता पड़ रही है। तो जिनके भी उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़े वो क्या हो जाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब उच्चारण स्थान देखते हैं। देखिए जो क वर्ग था, बताए थे जो 5 वर्ण थे, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? कंठ से होगा।
और स्वर में अ और आ, अंग, ठीक है, अह, ध्यान दीजिएगा, अ आ अह, ये जो तीन होते हैं, खास तौर पे स्वर में दो होंगे और एक अयोगवा, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, क वर्ग होता है। बात समझ में आ रही है। ह को भी आप स्किप कर दीजिए। कंठ से किसका उच्चारण स्थान हुआ, क वर्ग का, और अ का, आ का, अह का। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं तालु से। जो च वर्ग है, क के बाद दूसरा वर्ग च वर्ग। देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं तो गले से आवाज़ निकलती है, गले के बाद फिर आवाज़ कहाँ जाती है, तालु में जाती है। तो दूसरा क्या हो गया, तालु। मतलब जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। साथ ही साथ अ आ स्वर खत्म हुए, उसके बाद कौन सा स्वर आता है, ई और ई आता है। तो ई य और ये स, इन सभी का उच्चारण स्थान अब क्या होगा, तो वो तालु ही होगा। बात समझ में आ रही है। चीज़ें आसानी से, बड़े ही जैसे जैसे मैंने इसे लिखा है आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। च वर्ग, ई य और श, इनका उच्चारण स्थान फिर क्या होगा, तालु हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। आगे देखिए मूर्धा की बात करते हैं, जहाँ पे जीभ जो है वो मुड़कर ऊपर की ओर टच होती है, वो मूर्धा कहलाएगा। तो क वर्ग समाप्त हुआ, च वर्ग समाप्त हुआ, तीसरा वर्ग क्या है, ट। तो जो ट वर्ग होगा उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। और अब देखिए री जो मात्रा है, ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है। और र का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, तो मूर्धा होगा। जैसे चार जो थे, ठीक है, चार कौन कौन से थे, य र ल व थे ना। तो य का उच्चारण स्थान कहाँ था, तालु। तो र का क्या होगा, मूर्धा। ल का क्या होगा, दंत। और व का क्या होगा, ओष्ठ होगा। बात समझ में आ रही ना। सिमिलर वाइज, लाइन वाइज चलते चले आएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम कोई। चलिए मूर्धा पे एक बार रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि मूर्धा पे क्या था, ट वर्ग था, री था, र है, और ये पिठफड़ुआ स जिसे कहते हैं ये होगा, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य श कहते हैं। आगे देखते हैं द को, त वर्ग के पास। त वर्ग जो है, ठीक है, त वर्ग की अगर हम बात करें कि त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, ल और ये छोटा श जिसे हम दंत स कहते हैं, कुछ लोग इसे छोटा सा कहते हैं, आप कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। त वर्ग, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। बातें समझ में आ रही हैं। आगे आते हैं ओष्ठ की ओर। अगला वर्ग क्या है, प वर्ग है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान और मात्राओं में ऊ, अगर ऊ आप बोलेंगे तो देखेंगे दोनों ओठ क्या हैं, सट जा रहे हैं और आगे की ओर निकल आ रहे हैं। तो ओष्ठ से प वर्ग, ऊ और ऊ, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान होगा। और उसके बाद क्या है, व होगा। तो अब आपने देख लिया कि सभी स्वर जो मूल रूप के स्वर हैं, मैं संयुक्त व्यंजन की भी संयुक्त स्वरों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मूल स्वर थे जैसे अ आ ई उ री, ये जो थे मूल, इनका उच्चारण स्थान क्लियर हो गया और आपको पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान क्लियर हो गए होंगे। बातें समझ में आ रही ना। आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए कुछ व्यंजन को कहेंगे क्या, बाकी का उच्चारण स्थान कहाँ पे, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। हाँ ये देखिए, अब उच्चारण स्थान देखें, कंठ और तालु, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो ओ और औ बन जाएगा। मतलब ओ और औ को बोलने के लिए क्या है, हमें कंठ और तालु की आवश्यकता पड़ेगी। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु। ध्यान दीजिए ओ और औ के निर्माण होता कैसे था, अ और उ जब ये मिलते थे तब क्या बनता था, ओ बनता था। तो अ मतलब कंठ, उ मतलब ओष्ठ। बात समझ में आ रही है। फिर से बता दूं आपको मैं, देखिए ध्यान से कि जो ओ है, ये ओ, ये कैसे बनता था। तो जब अ और उ मिला दिया जाता था तो क्या बनता था, ओ बनता था। तो अ से कंठ, उ से ओष्ठ, इन्हीं दोनों के मिलाने से ये बना है। तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, इन्हीं दोनों का उच्चारण स्थान होगा। तो इसका मतलब ये है, इसे मिटाते हैं कि ओ का उच्चारण स्थान, ये जो ओ है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया।
उ और औ का उच्चारण स्थान कंठस्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए ए कैसे बनता है, तो अ और ई को जोड़ दिया, मतलब अ से कंठ, ई से तालु, तो कंठ और तालु को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ए और ऐ बन जाएगा। बातें समझ में आ रही ना, कोई डाउट? आगे की ओर बढ़े, चलिए। व और फ ये क्या है, दंत और ओष्ठ। देखिए व को और फ को प वर्ग में ही कुछ लोग सम्मिलित करते हैं कि ये ओष्ठ से भी बोले जाते हैं। तो ऑप्शन अगर आपको सिर्फ ओष्ठ है तभी भी आप कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन आपको दंत ओष्ठ है तभी भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए वत्सर किन्हें कहेंगे। बहुत, ये जो वत्सर और नासिका, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वत्सर कहते हैं न को, ल को, र को, स को और ज को, इन्हें हम क्या कहेंगे, वत्सरे कहेंगे। ठीक है, नासिका क्या है, जो पंचमाक्षर हैं, मतलब लास्ट वाले जो अक्षर हैं, अंतिमाक्षर भी कहते हैं इसको, सभी वर्गों के आखिरी अक्षर को हम नासिका भी कहते हैं, क्योंकि सभी अक्षर के जो आखिरी, मतलब सभी वर्गों के जो आखिरी अक्षर हैं वो नाक से बोले जाते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नासिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो जो पांचों वर्ग हैं उनके जो 25, पांचों वर्ग के जो 25 वर्ण हैं उसे ही स्पर्श व्यंजन कहेंगे। रट्टा मारना है यहाँ से आपको, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो पांचों वर्गों के जो वर्ण हैं, मतलब 5 5 5 5 5 25 जो वर्ण हो गए वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्या कहलाते हैं उन्हें कहेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कभी कभार पूछ देता है, तो याद रखिएगा च छ ज झ। ठीक है, च छ ज झ को क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए ट वर्ग में, एक ट वर्ग की अगर बात करें तो एक लोगों से मुलाकात हुई थी जो इस तरह थे, ये बिंदी इनके नीचे नहीं थी, याद है आपको, ये बिंदियां जो हैं वो वहाँ पर नहीं थी। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी, वो किस में था, वो थे ट वर्ग में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दो बिंदियां नज़र आ रही हैं इनके नीचे क्या है, ये देखिए, एक ऐसे एक बिंदी होगी, एक ऐसे होगा, तो इसके नीचे एक बिंदी होगी। ये जो बिंदी वाली चीज़ें हैं ढ और ढ, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। बात समझ में आ रही है, रट्टा मारिएगा, क्या होंगे, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो य र ल व, मैं बता चुका हूँ कि य र ल व को क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन है, य र ल व। आगे अर्धस्वर किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो य और व को रट्टा मारिएगा, य और व को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही ना, य और व को क्या कहेंगे, अर्धस्वर कह देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे स्लाइड पर आते हैं, समझते हैं इसको हम लोग। अब देखिए एक प्रश्न में कई बार पूछा है एग्जाम में कि पार्श्विक किस वर्ण को कहेंगे, तो ल को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक, और र को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित। बात समझ में आ रही ना, र को क्या कहेंगे, लुंठित या प्रकंपित। ठीक है, और ल को क्या कहेंगे, पार्श्विक। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे देखिए ह को कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वर यंत्र मुखी किसे कहते हैं, तो ह को कहते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर ही है, मतलब ये कंठ ही है, कंठ होगा या स्वर यंत्र मुखी। प्रश्न में आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ऑप्शन देगा स्वर यंत्र मुखी या कंठ, दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो तीनों स हैं उन्हें हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, क्योंकि बड़े ही संघर्ष से बोले जाते हैं। जब भी आप बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि दो मतलब ऊष्मा अधिक निकलती है, तो ये क्या हो गए, संघर्षी व्यंजन हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए जो मैं 4 संयुक्त व्यंजन को आपको बताया था, उन चारों संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए जो ये छ है, ठीक ना, छ त्र ज्ञ स्त्र था, तो देखिए छ का उच्चारण आप देखें किसके मिलने से बना है, क और इस स के मिलने से क्या बन गया, छ बन रहा है। त्र कैसे बना है,
तो त और र के मिलने से क्या बन गया, त्र बन रहा है। बात समझ में आ रही ना, मिटा दे इसे, चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, ये जो ज्ञ है, ज्ञ, इसे हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे ज्ञ पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्ञ, और कुछ लोग ज्ञ। जैसे बाबा रामदेव जी हमेशा विज्ञान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। वो हमेशा ज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, ज्ञ, क्योंकि प्राचीन काल में इसे लोग ज्ञ बोला करते थे। आधुनिक भाषा में थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल गया और लोग इसे अब क्या बोलने लगे, तो इसे ज्ञ बोलने लगे। तो ये देखिए जो ज्ञ है, ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो देखेंगे ज और य के मिलने से क्या बना है, ज्ञ बना है। श्र देखेंगे तालव्य स और ये र, तालव्य स और र के मिलने से क्या बन गया, श्र बन गया। बातें समझ में आ रही है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, चलिए इसे मिटा दे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ चलिए, समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको। स्र का उच्चारण स्थान क्या था, स और र था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब प्रश्न कभी कभार एग्जाम में ये पूछता है डायरेक्ट आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए, 52। कैसे हो गए, मैं अभी आपको लास्ट में समझा दूंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं, तो रट्टा मारेंगे 44। ठीक है, कितने वर्ण हो गए, 44। कैसे हैं ये मैं आपको भी सब बताऊंगा, कौन कौन वर्ण कैसे हैं। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा अल्प प्राण और महाप्राण, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, मतलब ऐसा कोई वर्ण जिसे बोलने में बहुत ही कम टाइम लगे। हमारे मुख से जो, जैसे किसी चीज़ को बोलेंगे ना आप, तो देखेंगे ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, एक प्रकार से हवा, जो अंदर की हवा है वो क्या है, बाहर होती है कुछ भी बोलने से। तो वही जो हवा है, मतलब जो ऊर्जा है, वो कितनी देर तक बाहर निकल रही है, क्या काफ़ी देर तक निकल रही है, मतलब उस शब्द को काफ़ी देर तक वर्ण को बोला जा रहा है या काफ़ी कम टाइम तक बोला जा रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण देखिए क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे 5 वर्ग हैं बताया था, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5वां, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। रिपीट करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, और जितने भी य र ल व हैं, लास्ट अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है कि सभी स्वर क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। बात समझ में आ रही नहीं, एकदम रट्टा मारिएगा कि सभी स्वर क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। य र ल वो क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। जैसे मैंने लिख दिया क, तो क क्या होगा, अल्प प्राण होगा। मैं लिख दिया ग क्या होगा, अल्प प्राण होगा ना, क्यों, क्योंकि ग क्या है, तीसरा वर्ण है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको लिख देता हूँ च क्या होगा, अल्प प्राण होगा, क्योंकि पहला वर्ग है। छ क्या हो जाएगा, अल्प प्राण होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये न पहला है, न तीसरा है, न 5वां है। बात समझ में आ रही ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए है महाप्राण। महाप्राण क्या है देखते हैं। महाप्राण ऐसे व्यंजन हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, चूँकि 5 ही थे, 1, 3, 5 चले गए अल्प प्राण में, तो बचेगा कौन, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा, वह महाप्राण कहलाएगा। और साथ ही साथ जो तीनों प्रकार के स हैं और जो ह है, तीनों प्रकार के स और ह ये भी क्या हैं, ये भी महाप्राण हैं। सभी स्वर क्या थे, अल्प प्राण थे। बातें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए सघोष अघोष को पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सघोष अघोष के बारे में। पहले अघोष को पढ़ते हैं। अघोष क्या है देखिए, ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे वाइब्रेशन न हो,
कंपन नहीं हो वो अघोष होंगे, और ऐसे वर्ण जिनको बोलने से वाइब्रेशन हो, ठीक है, वो क्या होंगे, सघोष हो जाएंगे। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा। जैसे मैं बता दिया क, जैसे कहा ख, जैसे कह दिया च, जैसे कह दिया छ, जैसे कह दिया त, जैसे कह दिया थ, जैसे कह दिया प, जैसे कहा दिया फ। ये सब पहला दूसरा पहला दूसरा हैं, तो ये सारे जितने हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये अघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये अघोष कहला देंगे। बातें समझ में आ रही ना। अच्छा भाई, पहला दूसरा तो अघोष कहलाएगा ही कहलाएगा। कुछ और चीज़ें भी देखिए अघोष हैं, वो क्या है, तो वो क्या है, देखिए स, श, स, ये जो तीनों स हैं ये क्या है, अघोष है। मतलब इन तीनों स को जब भी बोलेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न नहीं होगा। तो अघोष में क्या हो गया, पहला दूसरा वर्ण और तीनों स हो गए। ठीक है, आगे की ओर देखिए, बढ़िए सघोष को देखते हैं। अघोष देख लिया, अब बारी है सघोष की। सघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, चूंकि पहला और दूसरा तो उधर थे अघोष में, तो सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग मतलब वर्ण, ठीक है, ये वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो सघोष कहलाएगा। बात समझ में आ रही ना। इसके साथ ही अंतस्थ व्यंजन जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, यह भी सघोष कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन भी क्या कहलाएंगे, अब सघोष कहलाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण भी थे, याद रखिएगा। इसके बाद सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं। सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। और ये जो सभी स्वर थे ना, यही क्या थे, अल्प प्राण भी थे। बातें समझ में आ रही ना, ये भी क्या थे, अल्प प्राण ही थे। ठीक है, चलिए अल्प प्राण महाप्राण आप समझ गए, बहुत ज़रूरी था ये। अब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संख्या को लेकर, उनको अब हम समझेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए लिखा है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। रट्टा मारिएगा, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कैसे कैसे ये मूल व्यंजन है, ये देखिएगा, ध्यान देखिए। 5 वर्ग थे तो 25 हो जाएंगे, ऐसे ही मूल हो गए। इसके बाद देखिए 4 यर लव था, 3 स था और 1 ह, ये सब मिलके कितने संख्या हो गई इसकी, जोड़िए 25 4 29 3 32 1 33। इसका मतलब ये हो गया कि सभी मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। बात समझ में आ रही ना, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 कैसे आया, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगला है कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, 39। कैसे, 33 तो मूल व्यंजन थे, कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखिए 2 उत्क्षिप्त व्यंजन नजर आए थे आपको, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, एक ये वाला था और एक ये वाला था, ये दोनों उत्क्षिप्त थे तो 33 2 35। और जो 4 संयुक्त व्यंजन थे, जो छ त्र ज्ञ और स्र, तो 33 2 35 4 39। इसका मतलब कुल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई ना। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और यही समझ लेते हैं कि 39 तो कुल व्यंजन की संख्या हो गई, ठीक ना। 2 अयोगवाह मैं बता चुका हूँ और 11 स्वर बता चुका हूँ, जोड़िए कुल मिलाकर कितने हो गए, 52। तो इससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे नहीं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने बताया था इससे पहले ना कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए, 52। कैसे आ गए समझ चुके होंगे, अभी मैंने इसको प्रूफ किया, ठीक ना। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कैसे संख्या हो गई, 52। बातें समझ में आ रही ना। अब थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे कि यर लव मैं बताया था ये क्या थे, अघोष थे, सॉरी अल्प प्राण थे और सघोष थे। यर लव क्या था, अल्प प्राण था, सघोष था। ये स क्या थे, महाप्राण थे और अघोष थे, महाप्राण थे और
अघोष थे। लेकिन ये जो ह है ये क्या है, महाप्राण भी है और सघोष भी है, महाप्राण भी है और सघोष भी है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो इसमें हिंदी पूछी जाती है, ये 2 वीडियोज़ अगर आपने देख ली तो हिंदी वर्णमाला से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप आसानी से न लगा ले जाएं। इसके बाद ह से एक प्रश्न कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। ठीक ना, क्या पूछता है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि काकल्य वर्ण ही क्या कहते हैं, ह को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये काकल्य मतलब गले से बोला जाता है ह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, कभी कभार ये कहता है कि सकार बंधु किसे कहेंगे। तो देखिए ये जो तीनों स है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सकार बंधु कहते हैं। तो इसको नोट जरूर बनाइएगा। अगर आपने नोट बना लिए तो बहुत ही आसानी से हिंदी वर्णमाला से बनने वाले सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। UPSSC पेट कैसे आपको 80 से अधिक मार्क लाने हैं, मैं आपको तैयारी करा ही रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, 80+ नंबर बहुत आसानी से आप ले आएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।